नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करेंट अफेयर पढ़ रहे थे और करेंट अफेयर में ये जो मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं, ये आपका घटना चक्र का दृष्टि, जो अभी हाल फिलहाल मार्केट में आया आपको। और इसका अपडेशन देखेंगे तो ये 20 अगस्त आपका 2023 तक अपडेटेड है। इसका जो बेस्ट वन लाइनर है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये 6-7 पार्ट में आपको बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप सभी को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। करंट अफेयर के सेक्शन में जाएंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो बीपीएससी 69 या यूपीपीसीएस आरओ के सेक्शन में जाएंगे तो पूरे सीक्वेंस में वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ लोग का डिमांड था कि डेप्थ में करंट अफेयर किया जाए, ऐसे में हम लोग यहाँ पे डेप्थ में करंट अफेयर देख रहे हैं। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर को देखा जा रहा है। तो इसमें जो है इसका 2-3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो है इसका लास्ट पार्ट होगा आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर का। सॉरी, राष्ट्रीय खबर ये हम लोग देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय खबर का लास्ट पार्ट होगा। एक एक खबर बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल जहां हम हाईलाइट करेंगे वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। चूंकि ये लेक्चर जो है, अगर मैगजीन की बात करें तो मेंस और प्री दोनों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। ठीक है, तो आपको जो है अगर प्री एग्जाम अभी हाल फिलहाल में लिखना है तो प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए, बाकी इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पिछला लेक्चर जो है 2 पार्ट में अपलोड होगा, कुछ एरर हो गया था, तो देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला आपका इन्फॉर्मेशन है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। देखिए, अब स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जानने से पहले ये आपको जानना होगा केम्पेगौड़ा फर्स्ट। केम्पेगौड़ा जो प्रथम थे, विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक 16वीं शताब्दी में एक सामंतवादी शासक थे ये केम्पेगौड़ा प्रथम। और इन्हें स्थानीय रूप से नाड प्रभु जो है कैपेगौड़ा के नाम से भी जाना जाता था। तो कैपेगौड़ा प्रथम को जो है नाड प्रभु कैपेगौड़ा के नाम से भी जाना जाता था। एक बात और यह ध्यान रखेंगे नाड प्रभु कैपेगौड़ा के बारे में कि आधुनिक बेंगलोर का इनको संस्थापक माना जाता है, यानी वर्तमान जो बेंगलोर है इसका संस्थापक जो है कैंपेगौड़ा को भी माना जा सकता है। ये तो कुछ स्टैटिक फैक्ट हुआ। अब बात यह है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जो है मोदी के द्वारा बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैपेगौड़ा का एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो ये जो नाड आपको प्रभु कैपेगौड़ा का जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसे ही हम स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये प्रतिमा जो है बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में इसको स्थित किया गया है। ठीक है, इसे जो है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ देखिए, तो ये जो आपको कैपेगौड़ा का प्रतिमा लगाया गया है ये कांसे का बना हुआ है। ठीक है, ये सब भी फैक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसकी हाइट जो है, ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है। तो 108 फीट ऊंचा। और इसमें देखेंगे तो लगभग 98 टन जो है आपका कांसा और 120 टन जो है इसमें इस बात का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शिल्पकार की बात करेंगे तो ये कैपेगौड़ा की जो मूर्ति लगी है, इसमें जो है इसके शिल्पकार हैं राम बी सुतार। और ये राम बी सुतार जो है ऑलरेडी एक सभी आप पढ़े होंगे, विश्व का जो सबसे ऊंचा प्रतिमा है गुजरात वाला, उसके भी डिजाइन ये यही किए थे, राम बी सुतार। ठीक है, तो ये सुतार जो है गुजरात स्थित जो विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है, अभी उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका भी डिजाइन यही किए है राम बी सुतार। कभी कभी एग्जामिनर जो है ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल कर लिया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड जो है दर्ज है। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी है, जैसे स्टैचू ऑफ बिलीफ है। ये देखिए 29 अक्टूबर 2022 की बात है। राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ, राजस्थान में लगवाई गई। और राजस्थान में जो है राज जो है शमन जिले के नाथद्वार नगर में स्थापित इसको किया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिवा जो है आपको स्टैट्यू जो कहाँ पर लगाया गया, राजस्थान में। राजस्थान में देखेंगे तो रामसमत जिला है, नाथद्वार नगर में इसको स्थापित की गई है। और इसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। अब इससे रिलेटेड जानकारी देखें तो इसका ऊंचाई जो है 369 फीट, मीटर में देखेंगे तो 112.47 मीटर। ठीक है, तो ये है स्टैचू ऑफ बिलीफ। इस प्रतिमा में भगवान शिव को जो है ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें 3000 टन आपका इस्पात, 2.5 टन जो है घन टन कंक्रीट इसमें इस्तेमाल किया गया है, बालू वगैरह का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ हो गया, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी देख लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है यहाँ पे, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक और है यहाँ पे आपको स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, तो ये बात है 16 नवंबर 2020 की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। और जैनाचार्य जो थे श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, उन्हीं की प्रतिमा है ये। जैनाचार्य रहे थे आपको सुरेश्वर जी महाराज। तो स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। प्रतिमा की ऊंचाई जो है 151 इंच है, अष्ट धातु से बना हुआ है, जिसमें तांबा जो है मुख्य रूप से है। ये राजस्थान के जैतपुरा में विजय स्तंभ विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे स्टैचू ऑफ पीस जो है ये आपको कहाँ पे, तो राजस्थान में, ठीक है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। अगला देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये आपको 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया गया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक और चिंतक और भक्त संत, क्या नाम है इनका, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का ही प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में, ठीक है। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आपको हैदराबाद तेलंगाना शमसबाद के स्थित जो है त्रिदंडी जो है चिन्नाजियर स्वामी जी आश्रम में इसको स्थित किया गया है। याद रखेंगे तेलंगाना के हैदराबाद में शमसबाद में इसको स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समता मूर्ति, इसकी ऊंचाई देखिए 216 फीट है। इसकी ऊंचाई अब एक दो बार रिपीट करेंगे, सब ध्यान जो है फैक्ट आपको आ जाएगा। ये पंचलोहा का बना है, 5 धातु है इसमें, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जास्ता। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, ठीक है। वर्ल्ड जो है सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। थाईलैंड स्थित जो ग्रेट बुद्धा है उसका बैठा हुआ मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये जो है 302 फीट का है और ये कहाँ पे है, थाईलैंड में है। ये बैठे हुए मुद्रा में है, जबकि ये 216 फीट का है, ये भी बैठा हुआ मुद्रा है। चलिए, तो हम लोग दूसरा देख लिया आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। ये 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसे ही नाम क्या दे दिया गया, स्टैचू ऑफ डिग्निटी। तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी के नाम से इसे हम जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। अगला आपको स्टैचू ऑफ पीस, ये जम्मू कश्मीर में, और ये गृह मंत्री आपको अमित शाह के द्वारा स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसे स्टैचू ऑफ पीस के नाम दिया गया है। ये 4 फीट ऊंची प्रतिमा है, शुद्ध सफेद जो है मकराना संगमरमर का बना हुआ है। लगभग वजन इसका 600 किलोग्राम है। तो स्टैचू ऑफ पीस हो गया। तो इससे रिलेटेड हम लोग चीज़ें देख लिए जो आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है पहला ईट राइट स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन जो है कौन है? सबसे पहला बात कि ईट राइट स्टेशन ये होता क्या है, ठीक है, ये किस लिए जो है ये बनाया जा रहा है। देखिए, एफएसएसआई सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालीन आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है, ठीक है। तो ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन किस लिए, कि देश में जो भी नागरिक हैं उनको सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालीन आहार उपलब्ध कराया जाए। और ऐसे में इसी के अंतर्गत ईट राइट इंडिया के टैगलाइन भी ध्यान रखेंगे। इसका टैगलाइन क्या है? सही भोजन और बेहतर जीवन, ठीक है। तो इसका टैगलाइन है ईट राइट इंडिया का, सही भोजन बेहतर जीवन। और ईट राइट इंडिया के तहत ईट राइट रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ईट राइट रेलवे स्टेशन एफएसआई के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन का ही क्या है, एक पहल का एक हिस्सा है। और इसी के अंतर्गत ईट राइट रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पे स्थित सभी जो खाद्य विक्रेता हैं उनको लक्षित किया गया है, ताकि उनके द्वारा जो भी रेल यात्री हैं, अधिकारी हैं, रेलवे स्टाफ हैं, इनके लिए खाना पकाना और उसको परोसने के दौरान सुरक्षित रख रखाव रखा जाए। और वैसे में देखा जाए तो ये जो है प्रोसेस, इस पहल की अगर बात किया जाए तो रेलवे स्टेशन के सभी खाद्य विक्रेता को एफएसएसआई के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण जो है प्राप्त करना अनिवार्य होता है, ठीक है, कि कैसे आपको फूड वगैरह का साफ सफाई का ध्यान रखना है। अब देखिए एक बात, अगर इसकी बात करें तो 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है एफएसएसआई के द्वारा देश का पहला ईट राइट स्टेशन बना था। तो पूछा जाएगा देश का पहला ईट राइट स्टेशन, तो आप क्या बताएंगे? मुंबई सेंट्रल, ठीक है। देश का पहला जो हो जाएगा मुंबई सेंट्रल। और अभी जो है उत्तर प्रदेश की चर्चा जब कर रहे हैं तो देखिए 7 नवंबर 2022 की बात है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन, और प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई के द्वारा इसको प्रमाणन दिया गया। ईट राइट स्टेशन का इसको प्रमाणन दिया गया प्रयागराज को। तो क्या यूपी में इसके अलावा और कोई है?
ठीक है, देखते हैं। देखिए, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को ईट राइट को प्रमाण पत्र दे दिया गया, और ये उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का जो है ये तीसरा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, पूर्व जो है मध्य रेलवे में बात करें तो दो रेलवे स्टेशन को, एक ग्वालियर और एक डबरा को ऑलरेडी ये प्रमाण पत्र मिल गया है। ठीक है, 2022 में देखिएगा तो उत्तर मध्य रेलवे में डबौरा रेलवे स्टेशन जो रीवा मध्य प्रदेश में है, और कानपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है। ये सब बात याद रखेंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे कि 2022 में जो है रेलवे यात्री को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए बनारसी कैंट को रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन भी प्रदान किया गया है, बनारसी कैंट को। ठीक है, अब अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक। अब आपको पता है उर्वरक वाला जो ये मामला है, उर्वरक में जनरली यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, और यूरिया में देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। ठीक है, तो ऐसे में अब एक राष्ट्र एक उर्वरक यानी एक ही उर्वरक पूरे राष्ट्र में चलेगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उर्वरक ऐसा एक पादप पोषक तत्व है जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप में अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक क्या है? यूरिया है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि यूरिया पे जो है केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, किसानों को लगभग 80% तक सब्सिडी दिया जाता है। देखिए, उत्पादन जो है कंपनियां यूरिया को एक निश्चित एमआरपी पे बेचती है, जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक का होता है। ठीक है, इसका मतलब 80 से 90% जो है लागत केंद्र सरकार जो है सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। सिंपल सा मान लीजिए 1000 का कोई उत्पादन है तो उसमें 800 से 900 रुपये केंद्र सरकार जो है सब्सिडी देती है, यानी खरीदने वाले को मात्र जो है 100 से 200 रुपये में ये उपलब्ध होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, 17 अक्टूबर 2022 की बात है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक जो है शुभारंभ किया। पूछा जाए आपसे, बताइए कि भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ कब किया गया? आप बताएंगे 17 अक्टूबर 2022 को, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो 2022 को 17 अक्टूबर को किया गया एक राष्ट्र एक उर्वरक। अब इसके तहत जो है देखेंगे तो भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है आपको एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारतीय यूरिया बैग यानी भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया। इसका नाम क्या होगा? भारत यूरिया बैग। और इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड होगा और लोगों का इसमें उपयोग किया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? भारत यूरिया बैग, यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड से यानी भारत के तहत जो है विक्रय किए जाएंगे। भारत उर्वरक नाम से रहेगा। यूरिया पूरे देश में केवल भारत नाम के ब्रांड से ही उपलब्ध होगा। सिंपल सा बात है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत ब्रांड के अंतर्गत ही ये काम किया जाएगा। अगला है आपको पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बात करें पब्लिक अफेयर इंडेक्स की, तो 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी जो है थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स किसके द्वारा? पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा विकसित किया गया। ये सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष, तो 2016 में सबसे पहले पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है जारी किया गया था। और वैसे में देखें तो फिर से आपको 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया गया 2022 का। ठीक है, सबसे पहले 2016 में। ठीक है, और इसमें जनरली भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक दिया जाता है कि भारत के राज्यों का प्रशासनिक जो है प्रदर्शन कैसा है, गवर्नेंस जो है परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में देखना होगा आपको कि कौन सा जो है प्रशासनिक में सबसे अच्छा रहा है। तो ये पब्लिक अफेयर का कौन सा हो जाएगा? 7वां संस्करण हो जाएगा 2022 में। राज्यों की जनसंख्या के आकार की दृष्टि पे 8 बड़े राज्यों को और 10 छोटे राज्यों को वर्गीकृत किया गया है। अब बड़े राज्य का अलग से रैंक आपको बताया जाएगा, छोटे राज्यों को अलग से बताया जाएगा। अगर बड़े राज्यों की बात करें पब्लिक अफेयर इंडेक्स का, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो पब्लिक अफेयर्स में हरियाणा को जो है सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे बताया गया है, जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ जो है बताया गया है। ठीक है, छोटे राज्य में सिक्किम को याद रखेंगे। पब्लिक जो है अफेयर इंडेक्स की बात करें तो सिर्फ जो है 5 बड़े राज्य की बात करेंगे। तो देखिए हरियाणा नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु, फिर आपका केरल। ठीक है, टॉप 3 ध्यान में रखेंगे, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल।
ठीक है, छोटे राज्यों में बात करेंगे तो सबसे टॉप पे आपका सिक्किम है, फिर हिमाचल और उत्तराखंड। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स की हम लोग बात किए, बड़े राज्यों में जो आपको हरियाणा, जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम को जो है टॉप पे रखा गया है। आगे देखेंगे तब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत इसको उत्तर प्रदेश को भी चिन्हित किया गया है। ठीक है, और बड़े राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश को जो है 12वां स्थान मिला है। पब्लिक इंडेक्स में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को कितना, 12वां स्थान मिला है। वहीं बिहार को जो है 15वां स्थान मिला है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल में पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 18 को प्राप्त था। अब इसमें जो है देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को 12, ठीक है, और बिहार को कितना, 15। ठीक है, अगर बात करेंगे पॉइंट की, तो उत्तर प्रदेश को जो है 0.520 अंक, जबकि बिहार को जो है 0.461 अंक मिला है। ये सब अंक भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो दो जो है जल विद्युत परियोजना आधारशिला रखा गया, यानी हाइड्रो पावर प्लांट की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए अब हाइड्रो पावर प्लांट में भी दो तीन कैटेगरी होता है आपका। ठीक है, जल विद्युत परियोजना में। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सूक्ष्म होता है जहाँ 100 किलोवाट तक उत्पादन किया जाएगा। ये किलोवाट जो है पावर का यूनिट हो गया आपका। 101 से जो है 200 मेगावाट को लघु में रखते हैं, और 2 मेगावाट से 25 मेगावाट को छोटी स्मॉल कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर 25 से 500 मेगावाट या इससे अधिक होता है तो इसे मेगा में रखते हैं। ठीक है, तो 500 मेगावाट से अधिक का उत्पादन होता है तो इसे हम मेगा कैटेगरी में रखेंगे। स्मॉल वाला 2 से 25 मेगावाट तक, जबकि मिनी वाला 101 किलोवाट से 200। अब इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, देखिए, तो हमने बताया कि ये हिमाचल प्रदेश में किया गया 13 अक्टूबर 2022 को। कब, 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दो जल विद्युत परियोजना का आधारशिला रखा गया है। अभी कहाँ कहाँ रखा गया है, ठीक है, देखिए ये हिमाचल प्रदेश का चांबा जिला। ठीक है, चांबा जिला में अब इसमें देखें तो दो तरह का यहाँ परियोजना है। एक 28 जो है, सॉरी 48 मेगावाट का है, एक 30 मेगावाट का है। तो 48 मेगावाट का चांजू, चांजू में पनबिजली परियोजना है, जबकि 130 मेगावाट का देवथल है। देवथल चांजू जो है पनबिजली परियोजना है। नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का चांजू, देवथल जो है चांजू। ठीक है, दो बातें यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 48 मेगावाट का आपको चांजू में, 30 मेगावाट का देवथल चांजू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजना में वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, अब बात यदि बिजली उत्पादन की कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश का एक हो गया चांबा जिला। चांबा जिला में है दतोई गांव। ठीक है, चांजू जो है नाला, रन द रिवर परियोजना यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो है देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना हो गया, दूसरा परियोजना का नाम हो गया। ठीक है, पहला चांजू हो गया, दूसरा देवथल चांजू। ये भी रन ऑफ रिवर है। ये चांबा जिला में देवथल जो है नाला पर स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे अगर बात करेंगे तो भारत में अगर जल विद्युत की बात करेंगे, क्षमता के स्टैटिक फैक्ट है, ऐसे करंट अपडेटेड है ये मई 2023 तक जो है भारत का कुल जो है जल विद्युत क्षमता यानी हाइड्रो पावर से एनर्जी कितना, तो ये 4,17,668 मेगावाट। ठीक है, तो भारत, सॉरी ये भारत में जो है कुल है, भारत में कुल विद्युत क्षमता कितना है आपको, 4,17,668 मेगावाट। ठीक है, ये कुल है। अब इसमें देखिएगा तो जो छोटी जल विद्युत क्षमता है इससे आपको 4,944, जबकि बड़ी जो है जल विद्युत क्षमता इसका कितना है, 46,850। अब छोटी जल विद्युत क्षमता का देखेंगे तो कुल उत्पादन का 1.2% है, वहीं आपको बड़ी जो है जल विद्युत क्षमता का 11.2% है। तो ओवरऑल जो हाइड्रो पावर का यही जो है यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, कुल उत्पादन भारत का 4,17,668 मेगावाट बिजली उत्पादन है। इसमें छोटी जल विद्युत का आपका 4,944, जबकि बड़ी जो है जो 500 मेगावाट से अधिक है इसका 46,850 है। अगला देखिए, ब्लॉक जो है ड्रग पार्क का आधारशिला रखा गया है। ड्रग पार्क जो है बनाने की बात की गई है, इंडियन जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा होगा, जबकि मूल्य के आधार पे 14वां सबसे बड़ा होगा। तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जो है आपको ड्रग पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, ये अगला प्रश्न होगा। तभी बस इतना बात ध्यान रखें कि बल्क ब्लड पार्क की आधारशिला रखी गई है, और ये विश्व की तीसरी बड़ी होगी, और 14वां बड़ा जो है आपको उद्योग के आधार पर होगा। अब देखिए इसमें जो है निर्यात की जाने वाली औषधि दवाई भारत का योगदान 3.5% का है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल यथा जो है बल्क ड्रग्स
कि आयात हेतु अन्य देश पर भी निर्भर है। अब जनरली कोई भी अगर परियोजना लगाया जा रहा है तो देखिए, ये सबसे पहले 13 अक्टूबर 2022 को, कब 13 अक्टूबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क का आधारशिला रखा गया है। तो बल्क ड्रग पार्क कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। ठीक है, पहले बल्क ड्रग जो है पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात में रखा गया था। तो पहला जो है आपको गुजरात के भरूच जिला में, ठीक है, जबकि ये 13 अक्टूबर को दूसरा आपको हिमाचल प्रदेश के ऊना में। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, ये जो है आपका, अभी हमने बात किया कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, देखिए 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग, जो औषध विभाग है, बल्क बल्क जो है ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्य, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश को जो है स्थापना का सैद्धांतिक जो है आपको मंजूरी दे दिया गया इनके द्वारा। ठीक है, ये देश में जो है आपको बल्क ड्रग विनिर्माण में सहायता में एक क्या है, पहल है। इतना सारा बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मोडेरा जो है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। ठीक है, तो गुजरात का मेहसाना जिला है। ठीक है, उसी में आपका मोडेरा गांव है, गुजरात के मेहसाना जिले में। और इस गांव से एक और बात याद रखेंगे, यह गांव जो है यहाँ पे स्थित है सूर्य मंदिर। ठीक है, मोडेरा में सूर्य मंदिर है, और ये जो सूर्य मंदिर है, ये मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती तट पे स्थित है। तो सूर्य मंदिर किस पे है? पुष्पावती तट पे। अब इसका निर्माण जो है चालुक्य वंश के भीम प्रथम के द्वारा किया गया था, सूर्य मंदिर का निर्माण। अब ये सब फैक्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटिक फैक्ट है। इसका निर्माण 1026 से 27 तक हुआ था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ पे है? तो ये भी मेहसाना गांव में ही है आपको। ठीक है, चालुक्य वंश के भीम प्रथम के द्वारा किया गया है। मोडेरा जो है, मोडेरा को मोडेरापुर या मोडेरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर सौर की बात करें, 1 मिनट, देखिए, तो 9 से 11 अक्टूबर को क्या किया गया? 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात का दौरा किया गया, और इसी दौरा में मोडेरा में भारत का पहला 24 घंटा, ठीक है, सोलर पावर जो है यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, तो सोलर पावर से गांव जो है उसको बिजली मिलेगी। मोडेरा स्थित जो है सूर्य मंदिर के बारे में, इसको हेरिटेज जो है आपको लाइटिंग का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो मोडेरा स्थित जो सूर्य मंदिर है, इसमें हेरिटेज लाइटिंग का भी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। इस प्रकार का यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तब वहीं पे स्थित है तो ये भी सौर ऊर्जा से ही संचालित होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये सब जो है फैक्ट आप याद रखेंगे। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी तरह की पहली परियोजना है। अगर क्षमता देखेंगे तो 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इतना सारा बात याद रखेंगे। अभी सौर ऊर्जा आपको गांव का आवासीय हो गया, सरकारी इमारत हो गया, इन सब के सौर पैनल लगाए गए हैं, और ऐसे में सौर ऊर्जा उत्पादन करके पूरे गांव को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो मोडेरा का जो है क्या किया गया है? सौरीकरण कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह देखा जाए तो ये मोडेरा जो है भारत का पहला शून्य नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन गांव बन गया है। ठीक है, और ये पहला गांव बन गया है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी है जो सौर ऊर्जा आधारित ही है। ये बात ध्यान रखेंगे। भारत की पहली ग्रिड संबंध जो है मेगावाट आवर स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोडेरा में ही स्थापित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग भी उपलब्ध है। अगला देखिए, स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 और 2.0, यानी स्वच्छता ही सेवा, दो चीज़ की बात की जा रही है। एक तो स्वच्छता ही सेवा और दूसरा सुजलम। इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्वच्छता ही सेवा जो है देश की स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता के द्वारा श्रमदान देने वाले एक जो है पाक्षिक अभियान है। ठीक है, इस अभियान में आयोजन प्रति वर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर को किया जाता है। 100 दिवसीय जो है सुजलम की बात करें, अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। आपसे पूछा जाए, बताइए सुजलम अभियान कब शुरू किया गया था? 2021 में। अब सुजलम अभियान का उद्देश्य क्या था? 1 मिलियन जो है सोख्ता गड्ढा का निर्माण करना और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियां के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ओडीए प्लस गांव को भी सृजित करना। ठीक है, यानी खुले में शौच से मुक्त गांव का भी निर्माण करना। ये सब मोटा मोटा फैक्ट जो है याद रखेंगे। ठीक है,
अब सुजलम 1.0 अभियान का लक्ष्य था 15 फरवरी 2022 तक पूर्ण प्राप्त कर लिया गया। अब इसमें जो है घरेलू और सामुदायिक स्तर पे 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, तो सुजलम 1.0 आपका सफल रहा। ठीक है, जो भी टारगेट किया गया था उसको पूरा किया गया। सुजलम 1.0 के अंतर्गत कार्य की गति को जारी रखते हुए अब सुजलम 2.0 को लॉन्च किया गया है। सुजलम 2.0 जो है इसी को आगे बढ़ाएगा, सामुदायिक और संसाधक धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा। अब देखिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा सुजलम वगैरह है क्या। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पे स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 और 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य वगैरह को पुरस्कार भी दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसके अतिरिक्त ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के नवाचार प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप ग्रोथ चैलेंज विजेता की भी घोषणा की गई है। ये दोनों रिपोर्ट में हम लोग देख रहे हैं आखिर जो है इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा है। देखिए, तो स्वच्छता ही सेवा की बात करेंगे 2022। ठीक है, तो इसमें शीर्ष जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे आपका रहा है कर्नाटक। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपका कर्नाटक रहा है। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा में, जबकि नंबर 2 पे यहाँ पे बिहार और नंबर 3 पे जो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा में। ठीक है, सुजलाम में देखें तो सुजलाम 1.0 है ये। 1.0 में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक है, तो सुजलाम का हो गया। स्वच्छता में देखें हम लोग तो स्वच्छता में आपका कर्नाटक, बिहार, लक्षद्वीप हो गया, जबकि यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना हो गया। सुजलाम 2.0 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कर्नाटक हो गया, तेलंगाना और उड़ीसा हो गया। ये सब फैक्ट जो है ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, ये है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ध्यान देंगे, ये स्वच्छ सर्वेक्षण किसके लिए, गाँवों के लिए है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 फिर शहरों के लिए अलग होता है। तो देखिए, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के संचालित कर रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कब से संचालित हो रहा है, 2018 से। एक फैक्ट तो ये ध्यान रखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कब से, 2018 से। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें तो इसके तहत 2018 से 2018 में 7,000 गांवों को और 2019 में जो है 17,200 गांवों को तथा 2022 में 17,559 गांवों को आच्छादित किया गया। और देखेंगे तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में 2022 में राज्यों और जिलों का परामर्श से इसे इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, द्वारा संचालित किया गया। तो ये जो है मोटा मोटा डाटा है, इस सब डाटा को याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखेंगे कि आप जो है ये स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें ग्रामीण का, ठीक है, 2018 से संचालित किया जा रहा है। 2018 में शुरू किया गया, तब 7,000 गाँव को रखा गया। 2019 में 17,222 हो गया, जबकि 22 में और बढ़ के 17,559। ठीक है, अब देखिए, बात है कब की, 2 अक्टूबर 2022 की। स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, तो ग्रामीण रिपोर्ट में देखते हैं कौन बेहतर प्रदर्शन किया है। तो स्वच्छ इस सर्वेक्षण में पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा ये पूर्ण किया गया। ठीक है, तो सर्वेक्षण पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा ये आपको रिपोर्ट लेके आया गया। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2022। इसमें जो है 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चिन्हित किया गया। चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप को छोड़ के 709 जिले और 17,559 जो है गांव को इसमें शामिल किया गया। इसमें यदि ध्यान देंगे तो देश भर में जो है 33 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को समग्र रैंकिंग में जो है उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान रहा। ठीक है, तो सबसे देखते हैं, अगर बिहार की बात करेंगे तो इसमें बिहार का स्थान 32वां रहा। स्वच्छ जो है ग्रामीण जो है, अगर स्वच्छता में देखेंगे तो गांव वाले में बिहार का रैंक कितना है, बिहार का रैंक है 32, जबकि उत्तर प्रदेश का रैंक है 18। बिहार को अंक मिला है 377.80। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल में इस फैक्ट को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए, शीर्ष बड़े 3 राज्य की बात करें, ये तो हम लोग बात कर लिया आखिरी रैंक का। ठीक है, तो 18वां पे जो है आपको उत्तर प्रदेश और 32वां पे बिहार। 3 बड़े राज्यों में तेलंगाना को नंबर 1, ठीक है, पुरस्कार 5 करोड़ रुपए का दिया गया इसको। हरियाणा नंबर 2 पे रहा और तमिल नंबर 3 पे रहा। ठीक है, तो गांव वाले में जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन स्वच्छता वाले में किसका रहा, तेलंगाना का। ठीक है, 9 से 71 अंक मिला, फिर हरियाणा और फिर तमिलनाडु। छोटे राज्य की अगर बात करेंगे तो इसमें अंडमान और द्वीप समूह हो गया, दादर नगर हवेली दमन दीव हो गया दूसरे पे, और सिक्किम हो गया। जिलों की अगर बात करेंगे तो जिलों में हरियाणा का भिवानी गांव, ठीक है, हरियाणा का भिवानी गांव जो है स्वच्छता में सबसे बेहतर। ठीक है, इसको 2 करोड़ का प्राइज दिया गया। वहीं जो है तेलंगाना का जगतियाल गांव, ये 1.5 करोड़ रुपया इसको दिया गया। और निजामाबाद तेलंगाना का, इसको 1 करोड़ रुपया। जिलों में अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भिवानी, जगतियाल,
और निजामाबाद। एक जिलों का रैंक हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए छोटे राज्य में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, बड़े राज्य में पूछा जाए तो तेलंगाना हो जाएगा। वहीं बिहार का 32 और उत्तर प्रदेश का 18 रैंक है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ध्यान रखेंगे। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला था आपका कानपुर देहात। तो अगला रिपोर्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करें तो ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। और इसमें जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ये किसके लिए है? शहरी 2.0 के लिए। अभी हम लोग गांव के लिए देख रहे थे, तो शहरी 2.0 के प्रथम वर्षगांठ को भी मनाया गया। और 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया और इसमें 62 छावनी को भी रखा गया, 91 गंगा शहर को भी रखा गया। इसमें देखते हैं कि जो आपका ये शहरों के लिए जो स्वच्छता वाला मिशन है, इसमें जो है किसका प्रदर्शन कैसा रहा है। देखिए देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण अगर 2022 की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे समग्र रूप में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में तो लगातार छठी बार इंदौर रहा, ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया, ठीक है। 10 शहरों का यहाँ पर रैंकिंग दिया है 1 लाख से अधिक वाला, ठीक है। सबसे जो है स्वच्छ शहर कौन सा रहा? इंदौर मध्य प्रदेश का। दूसरे पे आपका रहा गुजरात का सूरत। नई मुंबई रहा। बीपीएससी 68 में प्रश्न आपको पूछा गया था, ठीक है। ये ऑप्शन में 3 डला हुआ था, ठीक है। तो ये 1 नंबर पे कौन रहा आपका? इंदौर। 2 पे रहा सूरत। 3 पे रहा आपका नई मुंबई, ठीक है। तो ये जो है टॉप 3 तो एटलीस्ट ध्यान रखेंगे ही। इंदौर जो है स्वच्छता के मामले में लगातार छठी बार, ठीक है, सबसे जो है साफ सुथरा शहर रहा। टॉप 10 यहाँ पर लिस्ट दिया है। विशाखापट्टनम है, इसमें विजयवाड़ा है, भोपाल है, तिरुपति है इसमें आपका। इसके अलावा मैसूर है, नई दिल्ली है और अंबिकापुर, ये टॉप 10 में शामिल है, ठीक है। अब 1 से 10 लाख जनसंख्या वाला में देखा जाए, ये पहला वाला जो हम लोग कैटेगरी देख रहे थे, ये जो है आपको 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला श्रेणी है। ये 1 से 10 लाख वाला टॉप 5 यहाँ पे बताया गया, जिसमें आपको देखिए तिरुपति हो गया, ठीक है, मैसूर हो गया। वो ओवरऑल था, 1 लाख से जो अधिक था ओवरऑल था, 1 से 10 तक का रेंज है। तिरुपति इसमें है, मैसूरू है, नई दिल्ली है और अंबिकापुर और नोएडा है। एक नज़र में इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ईटानगर को आखिरी स्थान दिया गया। अब देखिए एक और शहरी, अगर स्थानीय निकाय की बात किया जाए, 100 शहरी जो है स्थानीय निकाय से अधिक की बात की जाए, तो 100 शहरी स्थानीय निकाय से कम में त्रिपुरा, झारखंड, उत्तराखंड, जबकि अधिक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये डाटा भी याद रखेंगे आप, चूंकि ये राज्यों का डाटा है। राज्यों में देखेंगे तो जो जिसमें 100 शहरी स्थानीय निकाय से कम है उसका अलग है, और अधिक है तो अधिक वाले में बड़े बड़े राज्यों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे और महाराष्ट्र नंबर 3 पे। 100 से जो कम स्थानीय निकाय जहाँ पे है उसमें त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, ये सब डाटा याद रखेंगे, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 100 शहरी स्थानीय निकायों में अधिक श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? 10वां, जबकि बिहार का 11वां रहा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, जो है 100 से अधिक स्थानीय निकायों में, यानी बड़े जो है शहरों में जहाँ स्थानीय निकाय 100 से अधिक है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश का रैंक भी याद रखेंगे, 10 है, जबकि बिहार का रैंक इसमें 11 है, ठीक है, स्वच्छता के मामले में। आगे देखिए प्रेरक दौड़ सम्मान। अब इसमें बहुत सारा अवार्ड है आपका। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहर को, सूरत, इंदौर और नई मुंबई को जो है दिव्य प्लेटिनम जो है श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो इंदौर, नई मुंबई और सूरत को। अब देखिए गोल्ड श्रेणी में जो है आपको 86 शहर को शामिल किया गया, सिल्वर में 121, ब्रॉन्ज में जो है 38, कॉपर में 13, ठीक है। तो ये सब जो है एक नज़र में ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रेरक दौड़ सम्मेलन के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध। तो ये उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। गोल्ड जो है श्रेणी में रखा गया गौतम बुद्ध को, ठीक है। इसके अतिरिक्त सिल्वर में देखा जाए तो 2 शहर है, मथुरा और अमरोह है। भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभर कर अपनी स्थिति मजबूत किया है कौन? इंदौर। पूछा जाए भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन है, तो इंदौर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे।
जबकि 6 शहर इसमें सूरत, भोपाल, मैसूर, नई मुंबई, ये सब 5 स्टार है। ठीक है, तो 5 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन है, तो इनका भी नाम एक नज़र में ध्यान रखें। ठीक है, ये सब फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। सूरत हो गया, भोपाल, मैसूरू, नई मुंबई, विशाखापट्टनम, ये 5 स्टार कचरा मुक्त शहर है। 5 स्टार कचरा मुक्त शहर हो गया आपका सूरत, भोपाल, मैसूरू, नई मुंबई, विशाखापट्टनम। जबकि 7 स्टार में इंदौर का नाम आएगा। ठीक है, कचरा मुक्त शहरों में देखा जाए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार में रखा गया। गाजियाबाद और लखनऊ 3 स्टार में। तिरुपति और आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार दिया गया है। अभी देखिए शीर्ष 5 गंगानगर शहर की बात किया जाए, और इसमें भी 2 कैटेगरी है, 1 लाख से जो है कम और 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से अगर अधिक में देखेंगे तो हरिद्वार उत्तराखंड को नंबर 1 दिया गया है, वाराणसी उत्तर प्रदेश को नंबर 3, और नंबर 3 आपका उत्तराखंड ऋषिकेश। अगर 1 लाख से कम में देखेंगे तो बिजनौर उत्तर प्रदेश का, कनौज उत्तर प्रदेश का, और गुड़मेश्वर जो है आपका उत्तर प्रदेश का। तब देखिए आपसे पूछा जाए कि शीर्ष गंगा शहर में स्वच्छता वाला में आपसे पूछा जाए तो सबसे बेहतर 1 लाख से अधिक में हरिद्वार, और 1 लाख से कम में है बिजनौर। और 1 लाख से अधिक वाले में देखेंगे तो बिहार जो है, बिहार का मुंगेर जो है ये 5वें रैंक पे है। ठीक है, बिहार का मुंगेर जो है 1 लाख से अधिक में 5वें पे है। 1 लाख से कम वाले में सुल्तानगंज बिहार का जो है ये चौथे रैंक पे है। ये भी जो है बिहार स्पेशल में थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र का जो देवलाली छावनी है, इसको भारत का सबसे स्वच्छ छावनी बताया गया है। तो महाराष्ट्र का देवलाली छावनी क्या हो जाएगा, अभी जितना हम अंडरलाइन पॉइंट कर रहे हैं सर आपको याद रखना है। देवलाली छावनी कौन है, स्वच्छ छावनी है। ठीक है, 1 से 10 लाख जनसंख्या में नोएडा जो है 5वें स्थान पर प्राप्त किया है। 10 लाख से अधिक में देखेंगे तो अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर है। ठीक है, जिसमें गाजियाबाद आपका, मेरठ हो गया, प्रयागराज और लखनऊ। इसको यूपी स्पेशल में ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें वाराणसी का तो 21वां मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या में देखिए तो गया, गया बिहार का 119वां स्थान इसको मिला है। वहीं पटना को जो है 38वां स्थान 10 लाख से अधिक वाले में मिला है। ये सब बहुत सारा फैक्ट हो गया, इसको 1-2 बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। अगला है पीएम श्री स्कूल योजना। ठीक है, देखिए 7 सितंबर 2022 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना लेके आया, जिसका नाम क्या है, पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल की मंजूरी दी गई, और इसका अवधि कितने साल का रहेगा, तो 5 साल का, 2022-23 से 2026-27। अब ये पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत आखिर किया क्या जाएगा, तो संज्ञात जो है आपका संज्ञात्मक जो है विकास पे जोड़ दिया जाएगा, गुणवत्तापूर्वक जो है शिक्षण पे जोड़ दिया जाएगा। 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण, उनका पोषण करना, ये इसका प्रयास है आपका जो है पीएम श्री स्कूल योजना का। देखिए पीएम श्री स्कूल योजना देश भर में जो है आपको 14,000 जो है 500 से अधिक स्कूलों का विकास करेगा। ठीक है, तो 14,500 स्कूलों को जो है विकास करेगा, और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब जो है स्थानीय निकाय से चयनित कुछ स्कूलों को सुदृढ़ जो है बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। स्कूल आदर्श नमूना स्कूल के रूप में कार्य करेगा, और सरकारी शिक्षा नीति 2020 के सभी घटक को प्रदर्शित भी करने का काम करेगा। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल, ग्रीन स्कूल के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ग्रीन स्कूल रूप के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा। यानी पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनल लगाया गया, एलईडी लाइट्स हो गया, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, ये सबको इसमें शामिल किया गया है। बस इतना बात याद रखेंगे। पीएम श्री अगर बात करें स्कूल की, तो समग्र शिक्षा केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय है, और एनबीएस नवोदय विद्यालय के उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचों के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। अब कुछ एक आध फैक्ट और देखते हैं। मिशन स्कूल ऑन एक्सीलेंस। ठीक है, ये देखिए मिशन स्कूल ऑन एक्सीलेंस क्या है, तो 19 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है गुजरात जो है अडलाज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को शुभारंभ किया गया। तो मिशन ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया, गुजरात में। ठीक है, पहला बात, इसका उद्देश्य क्या है, तो गुजरात के शिक्षा को जो है बेहतर बनाना, बुनियादी ढांचा को सुदृढ़ बनाना। इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा, विश्व बैंक से इसको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का योजना हो गया, गुजरात का हो गया। 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, शिक्षा में जो है बुनियादी ढांचा को इसमें मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नमस्ते योजना। देखिए हाथ से मैले उठाने वाले कर्मियों के
नियोजन तथा प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 से प्रभावी है। ठीक है, कौन? नमस्ते योजना। नमस्ते योजना की बात करें, ये जो अधिनियम है, अस्वच्छ शौचालय के निर्माण, रख रखाव, हाथों से मैला ढोना, नालों और सेप्टिक टंकों और जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन को प्रतिषेध करता है। ठीक है, इस तरह से जो है किसी व्यक्ति को इस सब काम में संलग्न नहीं होना चाहिए। ये सब जोखिम भरा, जैसे आप नाला में जाते हैं, अंदर बहुत सारी गैसें होती है, हमें बहुत सारे लोगों का इसमें मौत भी हो गया है, जो आप सभी खबर में अक्सर देखते होंगे। ठीक है, ये जो है यही काम करेगा आपका। ठीक है, नमस्ते योजना। ठीक है, तो प्रतिषेध करेगा, जो भी जोखिमपूर्ण सफाई वगैरह है इसमें प्रतिषेध करेगा। उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद भी अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सावधानी वाले और बिना सेफ्टिक टैंक के सफाई हेतु नियोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये एक योजना बनाता है और ये कार्यान्वयन जो है इसका अभी इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। खैर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र जो है सुरक्षित घोषित करें। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो नमस्ते योजना के बारे में पहला बात याद रखेंगे कि 17 अगस्त जो है 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा नमस्ते योजना लॉन्च किया गया था। पूछा जाएगा नमस्ते योजना कब लाया गया था, आप बताएंगे 2022 में 17 अगस्त को। 17 अगस्त 2022 को नमस्ते का पूर्ण रूप देखेंगे तो मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है राष्ट्रीय कार्रवाई। ठीक है, यानी मशीनीकृत है। नेशनल एक्शन फॉर जो है मैकेनाइज जो है सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, मशीनों से जो है सफाई किया जाए। ठीक है, एक केंद्रीय क्षेत्र का योजना है, पहली बात याद रखेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासन और शहरी मंत्रालय का संयुक्त पहल है। ये भी पूछा सकता है नमस्ते योजना किसका पहल है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवासन और शहरी मंत्रालय का केंद्रीय योजना का ये एक योजना है। नमस्ते योजना वर्तमान चरण में 500 शहर, अमृत शहरों को कवर करते हुए शामिल किया गया है। इसमें 360 करोड़ रुपए का खर्च होगा और 4 वर्षों में जो है इसका अवधि रखा गया है 2022-23 से 2025-26। नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है, तो निम्न प्रमुख परिणाम को प्राप्त करना है, जैसे भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत ना हो। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोग बात किए। स्वच्छता संबंधित सभी कार्य कुशल श्रमिक को संपादित किया जाए, जो स्किल्ड वर्कर है वही ये काम करे। ठीक है, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छता कर्मचारी को स्वयं सहायता समूहों को एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार जो है प्राप्त करना। ये सब जो है इसमें उद्देश्य है इसका। सभी सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये नमस्ते योजना के बारे में बात हो गई, 2022 में लाया गया इसको। राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई जो NKSFDS के प्रबंध के निर्देश के अधीन होगा। ठीक है, तो इतना बात सारा याद रखेंगे। अब अगला है आपका मांडला। मांडला जो है पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मांडला। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों से संलग्न होती है। अब कार्यात्मक साक्षरता आखिर बोलते किसको है, तो कार्यात्मक साक्षरता जो होता है किसी व्यक्ति के उन सभी गतिविधियों के संलग्न होने की क्षमता को जो है ये आपको संदर्भित करता है। ठीक है, और उसमें समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने की साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने लिखने और गणना की उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो ऐसे में देखेंगे तो 15 अगस्त 2022 मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मांडला ये कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला बना है। ठीक है, तो मांडला जिला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल जिला है और ये पूर्ण रूप से साक्षर जिला घोषित हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। मांडला जो है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन के द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए 2020 से मांडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा था। ऐसे में 2022 से ये योजना चल रहा था। ठीक है, सफल भी हुआ। परिणाम स्वरूप 2 वर्ष के भीतर ही यह जिला कार्यात्मक रूप से क्या हो गया, साक्षर हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार मांडला जिला की साक्षरता कितनी है,
आपको 66.9। मांडला जिला में पुरुष साक्षरता आपका 77.5, जबकि महिला जो है 56.4। 77 और 56 ओवरऑल जो है मांडला जिला में 66 आपको 9% साक्षरता है। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता कितना है, 69.3। पुरुष इसमें जो है आपको 78.7, जबकि महिला 59 है। ठीक है, तो इस मध्य प्रदेश स्पेशल में आप ध्यान रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, 73% है। भारत की है 73%। और देखेंगे तो इसमें पुरुषों का जो है 80 और महिलाओं का लगभग 64.6 है। अब अगला देखते हैं हम लोग स्माइल 75। स्माइल 75 देखते हैं क्या है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल नामक एक छतरी योजना प्रतिपादित की गई है। ठीक है, तो स्माइल नाम की एक योजना लाया गया किसके द्वारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। पहला, स्माइल का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो आजीविका और उद्यम हेतु जो है लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता करना। ठीक है, तो आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों को सहायता करना है। और इस योजना के अंतर्गत दो जो है उप योजना शामिल है। ठीक है, तो सिंपल स्माइल योजना ये किसका है, सबसे पहला बात याद रखेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है। पहला बात, स्माइल योजना के बारे में बात करें तो आजीविका और उद्यम, एक तो आजीविका है टर्म और दूसरा है उद्यम, इस दोनों हेतु जो है लाभ वंचित व्यक्तियों को सहायता करना है जो लाभ से वंचित है। ठीक है, अभी दो कैटेगरी है, एक तो ट्रांसजेंडर की बात की गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो है कुछ यहाँ पे व्यापक जो है पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। तो ट्रांसजेंडर लोग के लिए काम किया जाएगा, पहला बात। दूसरा, भिक्षावृत्ति में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनके लिए व्यापक पुनर्वास के लिए ये जो है केंद्र क्षेत्र का योजना है। तो स्माइल योजना किसके लिए हो गया, एक भिक्षावृत्ति के लिए और एक जो है ट्रांसजेंडरों के लिए हो गया। ये बात याद रखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक स्माइल योजना परियोजना है। 2025-26 तक इसमें 100 करोड़ रुपया का कुल बजट इसमें आवंटित किया गया है। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 नामक पहल का शुभारंभ किया गया। तो स्माइल 75 कब किया गया, 12 अगस्त 2022 को। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास की उप योजना की जो है कार्यान्वित करने के लिए 75 जो है नगर निगम की पहचान की है। ठीक है, तो ऐसे में इसी का नाम पड़ गया स्माइल 75। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है 75 नगर निगमों को चिन्हित किया गया है जहां ये योजना लिया जाएगा, जहां भिक्षावृत्ति है। ठीक है, और इसे स्माइल 75 का नाम दे दिया गया है। स्माइल 75 पहल के तहत 75 जो है 75 नगर निगम को और गैर जो है आपको नगर निगम, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से यहाँ पे भिक्षावृत्ति में जो संलग्न व्यक्ति है उनके लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित किया जाएगा। ठीक है, इस पहल का कार्यान्वयन जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो पहले ही बात आपको हो चुका है। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, जनगणना में बताया गया था और ये लगभग देखेंगे 81,200 जो है 44 लोग भिक्षावृत्ति में जो है सबसे ज़्यादा वहीं पे है। उत्तर प्रदेश में देखिए तो 65,800 आपको 35 दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर भी आप एक पहल चलाया गया था। ठीक है, तो भिखारी मुक्त जो है नागपुर में भी एक पहल चलाया गया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं मैटर, गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव एक ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को तैयार करने और कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने के लिए ये एक संस्थान है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। परिवहन क्षेत्र में बेहतर करने की ज़रूरत भी है, परिवहन क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको नॉलेज हो, बेहतर नॉलेज हो, बेहतर अगर कार्य प्रणाली होगा तब हम लोग इसमें बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए ये 8 अगस्त 2022 की बात है। राज्यसभा के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक जो है 2022 पारित किया गया, किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, पहली बात तो याद रखेंगे। लोकसभा के द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया। ठीक है, तो द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2022 लोकसभा में आपको 3 अगस्त को, जबकि राज्यसभा में जो है 8 अगस्त।
चलिए अब दोनों से जो है पास हो गया, तो ऐसे में 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई। ठीक है, तो ऐसे में जो है ये विधेयक क्या बन गया, अधिनियम बन गया। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अधिनियम बन गया। ये अधिनियम भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय का स्थापना करेगा। भारत में केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो है शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को पूरी करेगा। 2022 में अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, तो 2009 का संशोधन करता है। 2022 में अधिनियम में माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन का स्थान बड़ोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने के प्रावधान किया गया है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो विश्वविद्यालय है इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय भारत के बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। ठीक है, अभी पहले भारत में हो जाए, फिर भारत के बाहर भी हो सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एक निबंधित है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, यह परिवहन जो है संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा और भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, परिवहन वगैरह के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था और ऐसे में पहला जो है विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका राष्ट्रीय खबर टोटल समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा था, तो राष्ट्रीय हम लोग समाप्त कर लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर में जो भी खास रहा है, तो बहुत सारा उसमें टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगले लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय को जो है कोशिश करेंगे 2 पार्ट में उसको अंतर्राष्ट्रीय को भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो बाकी लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।